हिंसा के बारे में पढ़ाता जाना था कि जो है हिंसा के क्या क्या होती है, हिंसा के क्या कारण है, हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको रोकने के सुझाव दिए थे। आज उसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ आगे विवाद, क्योंकि जो भी हिंसा होती है वो विवाद के कारण होती है, संघर्ष के कारण होती है। तो आज हम इस विवाद के चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद क्या है, विवाद क्यों होता है, विवाद को किस प्रकार हम जो है हल कर सकते हैं, विवादों के बाद समझौता किस प्रकार किया जा सकता है, और एक अच्छे समझौता करने के लिए उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। इन प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत आज हम विवाद को जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद के कारण ही या संघर्ष के कारण ही हिंसा को जन्म मिलता है। जब विवाद ही नहीं होगा तो समाज में हिंसा नहीं होगी, व्यक्तियों के मध्य हिंसा नहीं होगी। जब हिंसा नहीं होगी तो क्या होगा, शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हिंसा की अनुपस्थिति ही शांति बताया गया है। इसलिए आज विवाद जानते हैं, विवाद क्या है। विवाद को ही हम संघर्ष कहते हैं। विवाद का सामान्य अर्थ है संघर्ष। संघर्ष क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के मध्य किन्हीं दो विरोधी लक्ष्यों या विचारों के बीच द्वंद्व चलता है तो उसे हम विवाद कहते हैं। जिसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों के मध्य हो सकता है, दो राष्ट्रों के मध्य भी हो सकता है, दो समाज के मध्य हो सकता है। तो इसमें दो विरोधी लक्ष्य होते हैं या कोई विरोधी विचार होते हैं, तो उनको लेकर के जो द्वंद्व चलता है आपस में, उसको हम विवाद कहते हैं। अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी के कॉन्फ्लिक्ट शब्द से जो है संघर्ष या विवाद बना है। तो कॉन्फ्लिक्ट शब्द लैटिन भाषा के कॉन प्लस फिलोगो से मिलकर बना है। कॉन का अर्थ होता है टुगेदर तथा फिलोगो का अर्थ होता है टू स्ट्राइक। इस तरह संघर्ष का अर्थ लड़ना, यानी आपस में लड़ना या प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना। तो यह कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है। तो ये अर्थ वही निकला कि किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य जब दो विरोधी विचारधारा को लेकर या लक्ष्यों को लेकर के जब द्वंद्व चलता है तो हम इसको विवाद कहते हैं। क्योंकि कभी कभी व्यक्तियों में दो से अधिक परस्पर विरोधी इच्छाएं, आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक की पूर्ति द्वारा दूसरे की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जब किसी की इच्छा की पूर्ति हो रही है, दूसरे की अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो भी विवाद बन जाता है। अगर और अच्छी तरह जानने की कोशिश करें तो विवाद से तात्पर्य उस कष्टदायक, उस संवेगात्मक दिशा से है जो विपरीत दशाओं के बीच तनाव से उत्पन्न होती है। जो हमारी विरोधी और विपरीत दिशाएं होती हैं, उनसे जो तनाव उत्पन्न होता है तो वो क्या है, विवाद को जन्म देती हैं। ये एक तरह की संवेगात्मक दिशा है। क्योंकि इसी स्थिति में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है और हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते। जब कुछ निर्णय नहीं ले पाते तो हम हिंसात्मक क्रियाओं को जन्म देते हैं। इसीलिए परिभाषा के रूप में जानने की कोशिश करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दो वर्गों में समूहों के बीच सशस्त्र प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष। जब दो वर्गों, दो समूहों के बीच कोई हथियार सहित प्रतिरोध होता है या लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वह क्या है, संघर्ष है। तो इसके अलावा विपरीत सिद्धांतों, कथनों, तर्कों आदि से विरोध भी क्या है, संघर्ष है। जब किसी के विपरीत सिद्धांत होते हैं, कथन होते हैं, तर्क होते हैं, वह भी विरोध, उनका विरोध होता है तो वो भी संघर्ष है। इसके अलावा विचारों, मतों, पसंद के बीच असामंजस्यपूर्ण व्यवहार भी संघर्ष है। जब किसी के विचार नहीं मिलते, मत नहीं मिलते या पसंद नापसंद नहीं होती है तो उनके बीच के व्यवहार में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं रहता है, और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं रहता है तो क्या वो विवाद को जन्म देता है या संघर्ष होता है। इसी प्रकार गिलीन जी ने कहा है, गिलीन के अनुसार संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। तो गिलीन ने एक सामाजिक प्रक्रिया बताया, क्योंकि समाज से संबंधित है, समाज के लोगों में ही संघर्ष देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे का कोई जो है संघर्ष ना हो, चाहे वो समाज किसी भी समाज में रह रहा हो। जब व्यक्ति या समूह में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति क्या किया जाता है, हिंसा की जाती है, हिंसा की धमकी का प्रयोग किया जाता है, वह संघर्ष है। इसी प्रकार प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने अथवा उसके दबाने के लिए किया जाता है। संघर्ष क्या है, जानबूझकर
किया गया एक प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, जब हम किसी की इच्छा का विरोध करते हैं या उसके बीच में आने की कोशिश करते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, संघर्ष है। ग्रीन के अनुसार कहा है। ऐसे किंग्सले डेविस ने भी कहा था प्रतिस्पर्धा को ही संघर्ष कहा, उन्होंने प्रतिस्पर्धा को संघर्ष कहा था। अब परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो एक तरह से विवाद क्या है, एक तनावपूर्ण स्थिति है। विवाद क्या है, एक तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि विवाद जब होता है तो वो क्या एक तरह से संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो संवेगात्मक तनाव होता है तो वो तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है जो कि हिंसा को बढ़ावा देती है। विवाद का जन्म कब होता है, जब दो या दो से अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न हो, जब दो एक साथ उत्पन्न होंगी इच्छाएं, पूर्ति दोनों की तृप्ति एक साथ होना मुश्किल है, तो वो क्या होगा, एक की पूर्ति होगी एक की नहीं होगी, तो वो क्या है, विवाद को या संघर्ष को या जन्म देंगी। तो यह इसके इस प्रकार हम जो है इसको अर्थ को जान गए कि विवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है जिसकी एक साथ तृप्ति करना संभव नहीं है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो संघर्ष की क्या विशेषता है। संघर्ष जैसा कि हमने बताया, संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों का होना जरूरी है। जब संघर्ष तभी होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, क्योंकि अकेले व्यक्ति अकेला संघर्ष नहीं होता, यह विवाद नहीं हो सकता है, उसमें व्यक्तियों और समूह का होना जरूरी है। क्योंकि जब दो होंगे तो वो एक दूसरे के हितों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे से आक्रमण करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो जब विरोध कब होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह होंगे। इसी प्रकार संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया किस प्रकार है, क्योंकि चेतन जिसमें संघर्ष व्यक्ति क्या करता है या समूह क्या करता है, सामने वाले की गतिविधियों का ध्यान रखता है। जिससे संघर्ष चल रहा है, जिससे विवाद चल रहा है, तो वो क्या सामने वाले की गतिविधियों का ध्यान रखता है। गतिविधियों का ध्यान रखता है तो अपने मन में उसका चिंतन करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ वह विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयास भी करता है और उसके बारे में सोचने लगता है कि किस प्रकार इसको जो है हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार चेतन प्रक्रिया भी है। संघर्ष एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। व्यक्तिक प्रक्रिया किस प्रकार है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर के क्या प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति से संघर्ष कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर हम उससे संघर्ष करेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होती है कि हम संघर्ष कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, हम उस पर हावी होंगे या वो हम पर उल्टा दबाव बना लेगा। तो ये भी एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, उसके बारे में जानना जरूरी है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है। अनिरंतर मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है कभी कभी होती है। जैसे संघर्ष के लिए क्या होता है कि बहुत शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। अगर किसी से विवाद करना है तो क्या है, शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी और साधनों की भी जरूरत पड़ती है। जब हम उनको जुटा लेते हैं उसके बाद ही संघर्ष किसी से कर पाते हैं। अगर ये संघर्ष जो नहीं जुटा पाएंगे शक्ति और अन्य साधन, तो हम संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति के पास या समूह के पास ये क्या है, असीमित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, सभी के पास सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए व्यक्ति सदैव संघर्षशील या संघर्षरत नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या है, संघर्ष का एक निरंतर प्रक्रिया है। यह तभी होती है जब व्यक्ति के पास उचित शक्ति या संसाधन पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा संघर्ष या विवाद एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया किस प्रकार है, क्योंकि यह व्यक्तियों के मध्य हो या किसी समाज के अंदर हो या किसी समूह के अंदर हो या किसी राष्ट्रों के मध्य हो, तो ये क्या है कि सब जगह पाई जाती है। सार्वभौमिक का मतलब सब जगह यूनिवर्सल है। ऐसा कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र या कोई भी समूह नहीं हो सकता जिसमें कि संघर्ष नहीं पाया जाता है। इसके अलावा संघर्ष आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। आंतरिक प्रक्रियाएं जब किसी देश में के अंदर होता है तो एक आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे संघर्ष का कारण अगर सांप्रदायिक दंगे हैं या आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, विद्यार्थियों श्रम संघ आंदोलन है, जब इस प्रकार की जब इनके द्वारा संघर्ष होता है वो आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बाह्य प्रक्रिया की बात की जाए तो देश के बाहर की जो गतिविधि होती है वह बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। जैसे दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध होना, अंतरराष्ट्रीय बाजार और मंडी में युद्ध होना, ऐसे ही तकनीकी साधनों के उत्पादन में होड़ होना। जैसे विभिन्न देशों में
तकनीकी साधनों को लेकर के होड़ मची हुई है, जैसे जापान या अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक बाह्य प्रक्रिया है। ये भी क्या है, संघर्ष के कारण होती है। तो आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण संघर्ष होते हैं। अब बात करते हैं कि विवाद क्यों होता है, विवाद के क्या कारण है जो कि विवाद को जन्म देते हैं। विवाद का जो कारण की बात की जाए तो विवाद का पहला कारण है, जब किसी देश की बात की जाए तो जातिवाद। अपने भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो जातिवाद है, जाति तंत्र है। जातिवाद क्यों है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। विभिन्न जातियों में आपस में क्या है, जाति की मान्यताओं को लेकर के, जानने जाति की आदतों को लेकर के कुछ भिन्नता है। भिन्नता है तो एक दूसरे की जाति का विरोध किया जाता है, एक दूसरे जाति को नीचा दिखाए जाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमारे समाज में पहले से ही जातिवाद चला आ रहा है। क्योंकि पहले की बात की जाए जातियों की तो 4 कर्मों के आधार पर थी, लेकिन बाद में क्या है, वो जन्म आधारित तो हो गई। जन्म आधारित हो गई तो क्या है, तो वो लोग, उच्च जाति वाले लोग नीचे वाली जातियों को निम्न समझने लगे और उनका शोषण करने लगे। जब उनका शोषण होने लगा तो वो क्या है, उसका विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे तो वो क्या, एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और एक दूसरे पे शत्रुता का भाव प्रकट होने लगा। जब शत्रुता का भाव प्रकट होने लगा तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और विवाद होने लगे। जाति के ऊपर जो भी विवाद होते हैं, जातिवाद पर जो भी विवाद होते हैं, वह एक जातिवाद भी एक विवाद का कारण है। इसके अलावा धार्मिक भिन्नताएं, तो जैसा कि जानते हो भारतीय समाज में या भारतीय देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों में भिन्नताएं हैं और प्रत्येक धर्म क्या चाहता है कि वो अपने को उच्च समझता है, दूसरे वाले को निम्न समझता है। इस प्रकार की जब विचारधाराएं समाज में होती हैं तो वो क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करती हैं। इसलिए धार्मिक भिन्नताएं भी एक इसका विवाद का कारण है। दूसरा, राष्ट्रीय संपत्ति का असमान वितरण, यानी धन का असमान वितरण की कह सकते हैं। जब समाज में यह राष्ट्रीय संपत्ति का असमान वितरण होता है तो वह भी एक विवाद का कारण बनता है। क्योंकि एक ही वर्ग के लोगों को जब धन दिया जाता है या संपत्ति दी जाती है तो वो क्या है, वह अमीर हो जाते हैं तो वो क्या है, जो गरीब लोग हैं या धनहीन है उनके खिलाफ जो है उनका शोषण करते हैं। और जब शोषण करते हैं तो क्या होता है, जो गरीब लोग हैं या श्रमिक लोग हैं, जब पूंजीपति या अमीरों द्वारा उनका शोषण किया जाता है तो वो क्या है, विरोध करते हैं। विरोध किया जाता है तो क्या है, विरोध के बाद क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो धन का असमान वितरण या असमान वितरण भी जो है विवाद का कारण है। आर्थिक प्रतियोगिता तथा स्पर्धा, आर्थिक प्रतियोगिता किस प्रकार है कि विभिन्न देशों की जो है होड़ मची हुई है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की होड़ मची हुई है। इससे विभिन्न देशों में आपस में आर्थिक प्रतियोगिताएं मची हुई हैं और जिससे कोई देश चढ़ जाता है तो वो क्या, दूसरे देश के प्रति उसकी जो भावना है या सोच है वह शत्रुतापूर्ण हो जाती है। शत्रुतापूर्ण हो जाती है तो वो क्या होकर है, विवाद को जन्म देती है। इसके अलावा सांस्कृतिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताओं की बात की जाए तो प्रत्येक देश की अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति में अपने अलग मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, मान्यताएं होती हैं, रूढ़िवादिताएं होती हैं। तो जब दूसरी संस्कृति से उसकी जब तुलना की जाती है, दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ जब भेदभाव किया जाता है तो क्या होता है, विवाद का कारण बनती है। जब विवाद का कारण बनती है तो वो आपस में जो है संघर्ष का रूप ले लेती है, जो कि शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा बात करें विचारों में भिन्नता, समाज में या किसी भी देश में, किसी भी समूह में विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति पाए जाते हैं, व्यक्ति रहते हैं। तो इन विचार, जब व्यक्ति रहते हैं विभिन्न विचारधाराओं के, तो उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग विचारों की भिन्नता हो जाती है तो समाज में क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा जानने की कोशिश करें कि आस्तिक विचारधारा के व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं और नास्तिक विचारधारा के व्यक्ति क्या करते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। और दोनों समूह के व्यक्तियों के मध्य विचारों के आधार पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आस्तिक और नास्तिक लोग क्या है, आपस में भिड़ जाते हैं विचारों को ही लेकर। इस प्रकार का जो है विचारों में भिन्नताएं होती है तो वह क्या है, विवाद को जन्म देती है। इसके अलावा अंधविश्वास, अंधविश्वास समाज में अंधविश्वास भी बहुत पाया जाता है। जिस समाज में अंधविश्वास होता है वहां पर व्यक्ति क्या होता है,
उन चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो बिना सोचे समझे उन चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो समाज में दोनों समूहों के मध्य क्या है, टकराव देखने को मिलता है। क्योंकि जो विकासवादी दृष्टिकोण होगा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और अंधविश्वास वाला दृष्टिकोण होगा, तो वो क्या आपस में उनको जो भिन्नताएं होती हैं विचारधारा में या उनके जो है मतों में, तो वो क्या है, वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और इसी के कारण समाज में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक विचारधारा अंधविश्वासों वाले जो विचारधारा है वो क्या एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं। इसके अलावा नैतिकता का अभाव, जिस समाज में नैतिकता का अभाव होता है, जैसे व्यक्तियों में प्रेम है, सहयोग है, परोपकार है, भाईचारा है, जब इस प्रकार की भावना नहीं पाई जाती है तो क्या होता है, वहाँ उस समाज में जो मानव होता है वो क्या दानवता का लक्षण दिखाता है या दानव के रूप में रहता है। उस प्रकार की स्थिति में समाज में क्या होता है, विरोध और तनाव का वातावरण उत्पन्न रहता है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति में प्रेम, सहयोग, परोपकार नहीं है तो वो क्या है, दूसरों के प्रति क्रोध रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वह व्यक्ति केवल क्या करेंगे, स्वहित के बारे में सोचेंगे। स्वहित के बारे में सोचेंगे तो वो क्या करेंगे, सार्वजनिक हित की उपेक्षा करेंगे। सार्वजनिक हित की उपेक्षा करेंगे तो समूह की बात हो या समाज की बात हो तो वहाँ क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और उसको इसी प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। इससे हिंसात्मक गतिविधियों को भी जन्म मिलेगा। इसलिए नैतिकता का अभाव भी विवाद का कारण है। इसके अलावा शिक्षा, तो शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का स्तर जिस समाज में या जिस राष्ट्र में या होगा अच्छा होगा, वहाँ के लोग क्या है, अच्छी प्रकार से सोच समझने वाले होंगे और जो अशिक्षित व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे कि उनमें समायोजन की क्षमता कम पाई जाएगी। अशिक्षित व्यक्तियों में समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है तो वो क्या करता है और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या है, एक तरह विवाद का कारण बन जाती है समाज में। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में विवाद का कारण अशिक्षा भी है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या व्यक्ति का मन जो है विकसित होता है। जब तक मन विकसित नहीं होगा उसके सोचने की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो उसमें सामाजिक की भावना भी नहीं आएगी और सहयोग की भावना भी विकसित नहीं होगी। जब सहयोग और सामाजिक की भावना नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अपने आप को समाहित नहीं कर पाएगा और समाज में या समूह में विवाद का कारण बनेगा। इसके अलावा बात करें और भी क्षेत्रीयता की भावना है। विभिन्न लोग क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव करते हैं तो विवाद बनती है, या व्यक्ति का कोई स्वार्थ होता है तो वह भी होता है। इसके अलावा भाषा में भिन्नता भी होती है। जैसे विभिन्न भाषाओं के आधार पर भी भिन्नता होने के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और जैसे उदाहरण के बार रूप में बात की, जैसे हिंदी है, हिंदी को जो राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया गया तो क्या हुआ कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग उसका विरोध प्रकट करने लगे और विरोध प्रकट करने लगे तो क्या हो गया, भाषाई विवाद उत्पन्न होने लग गए। भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन होना लग गया। इसलिए भाषाओं के आधार पर भी भेदभाव होना एक मुख्य कारण है। इसके अलावा बात करें कि विवाद के कारण विवादों का हल किस प्रकार किया जाता है, शांतिपूर्ण हल किस प्रकार किया जाएगा। जब विवाद हो गया तो विवाद को हमको खत्म करना है। जब हम किसी समाज में रह रहे हैं या किसी देश में रह रहे हैं या व्यक्तियों के मध्य रह रहे हैं तो वहाँ संघर्ष को हमें खत्म करना है, विवाद को खत्म करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाई जाए, किस प्रकार उसको शांतिपूर्ण हल उसका किया जाए। उसके लिए जब हम शांतिपूर्ण हल की तरीकों की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। जब उचित समाधान हम खोज लेते हैं तो उसमें दोनों पक्षों की सहमति बनाई जा सकती है। जब दोनों पक्षों की सहमति होगी तभी किसी विवाद को खत्म किया जा सकता है। इसलिए शांतिपूर्ण हल को करने के लिए हमें विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए प्रोसेस को अपनाना होगा, उसकी जानकारी आवश्यक है। उसके लिए हम प्रमुख तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, पॉइंटों को। जैसे विवाद के स्रोत की पहचान करना। जब हम किसी को हल करना चाहते हैं किसी विवाद को शांतिपूर्ण, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि विवाद के स्रोत की पहचान करनी होगी। तो पहचान किस प्रकार करेंगे कि पहले विवाद के बाद जो कारण है उसके विषय में उसकी जानकारी एकत्र करेंगे।
जानकारी एकत्र कर लेंगे। उसके बाद उस सूचना से या उस जानकारी का विश्लेषण करेंगे और विवाद के कारण को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर क्या है, कुछ प्रश्न तैयार हो जाते हैं जैसे, और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से विवादों के स्रोत और कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ये प्रश्न हो सकते हैं जैसे कि व्यक्ति आप कब से परेशान हैं, विवाद प्रारंभ कैसे हुआ, पूर्व में किसी विवाद का उससे कोई संबंध है। जब इस प्रकार के प्रश्नों को हम दोनों पक्षों से पूछते हैं और दोनों पक्षों के बारे में जानकारी एकत्र करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो एक तरह से हल निकालने की कोशिश करेंगे। वो कारण पता करेंगे तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। इसके लिए हम मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना होना चाहिए। दोनों पक्षों के प्रति दृष्टिकोण इस प्रकार उसका होना चाहिए कि वो समस्या को समझने का प्रयास करे। और निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। किसी के बारे में जानकारी कर रहे हैं तो हमें निष्पक्ष होकर के उसको हल को निकालना होगा। दूसरा है घटना के पूर्व का विश्लेषण। कभी कभी क्या होता है कि जो घटना घटित हुई है या कोई विवाद हुआ है या कोई संघर्ष हुआ है तो वो क्या है, तत्कालिक कारण नहीं होता उसका क्या होता है, उसका विवाद जो का कारण है वो पूर्व की घटनाएं होती हैं जिनका समाधान पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर उस घटनाओं को लेकर के जब मन में कुछ चलता रहता है तो वो क्या है, संघर्ष का कारण बनती है। इसलिए हमें समाधान जो हमें निकालना है, शांतिपूर्ण समाधान निकालना है विवाद का, तो हमें विवाद के पूर्व की स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है। क्योंकि दोनों पक्षों में हम इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि विवाद का कोई तत्कालिक कारण है या उसका पहले से कोई अनुबंध चली आ रही है, उससे कोई पहला का संबंध है। जब इस पहली बार अगर विवाद हुआ था तो किस चीज को लेकर के विवाद हुआ था या किस कारण से विवाद हुआ था। तो इस प्रकार विवाद के पूर्व की स्थिति पर हम विचार करेंगे तो दोनों पक्षों को विवादों के वास्तविक कारण से अवगत कराया जा सकता है तथा उनके मध्य विवादों को शांतिपूर्ण हल किया जा सकता है। तीसरा है अनुरोध द्वारा समाधान। कभी कभी क्या होता है, रिक्वेस्ट के द्वारा भी हम समाधान करने की, शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश करते हैं, यानी अनुनय विनय द्वारा भी या अनुरोध द्वारा उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे तो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, विवाद पर उनके दृष्टिकोण को समझना चाहिए। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझने के बाद यह प्रश्न करना चाहिए कि वह सामान्य करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और दोनों पक्षों को क्या हम अनुरोध द्वारा समझाने की कोशिश करना चाहिए और उनको मानसिक रूप से समझौते के लिए तैयार करना चाहिए। जब हम समझौता करा करके इस विवाद को हल कर सकते हैं। जब कोई ऐसी समस्या है कि वह नहीं निकल रही है तो हम अनुरोध भी उसके में समझौते के लिए कर सकते हैं। शांतिपूर्ण हल निकालना है तो हम किसी पक्ष से अनुरोध, दोनों पक्षों से अनुरोध कर सकते हैं भाई इस समस्या को यहीं समाप्त कर दिया जाए। समाधान की पहचान जिसका दोनों विवादी समर्थन है। जब हमने कारणों की कर लिया, उसके कारण जान लिए, पूर्व की घटना का विश्लेषण कर लिया, अनुरोध द्वारा भी समाधान हमने करके किया, उसके बाद हम समाधान को अगर पहचान गए उसके बाद क्या है, समाधान हम इस प्रकार करेंगे कि दोनों विवादी दोनों या पक्ष है उसका समर्थन करें। तो इस प्रकार का हल हमें निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों को वो स्वीकार हो, और उस जो समाधान निकालना है या हल निकालना है उससे क्या हमें उसके लाभों के बारे में दोनों पक्षों को बताना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए, दोनों पक्षों को उसका ज्ञान कराना चाहिए और बताना चाहिए शांतिपूर्ण समाधान निकाला है, वह न केवल आपके लिए बल्कि आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए लाभकारी होगा। ऐसे करने से हमें निश्चित रूप से विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाल सकते हैं। तो समाधान जो है किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष उसको समर्थन कर सके, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष में सहमति नहीं बनेगी तो हम किसी भी विवाद को समाप्त नहीं कर सकते। अनुबंधन एग्रीमेंट, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जब विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाता है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो मध्यस्थों को दोनों विवादी पक्षों में लिखित अनुबंध भी कराना चाहिए। लिखित अनुबंध क्यों कराना चाहिए, जब हम
किसी समस्या का अगर लिखित में उनसे अगर अनुबंध कराएंगे, एग्रीमेंट कराएंगे, तो वो उसमें क्या है, समझौते की शर्तें लिखी होंगी। समझौतों की शर्तें लिखी होंगी तो उससे क्या है, अगर वो आगे कभी भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं करेगा तो वो उसको बताया जाएगा, उसको समझौते की शर्तों को उसको बताया जाएगा। अगर समझौते की शर्तें अगर हम अनुबंध नहीं लेंगे उनसे तो क्या है, आपस में फिर दोबारा से विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए उनको अनुबंध के द्वारा भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और क्षतिपूर्ति द्वारा जैसे कि कोई विवाद हुआ तो उसमें क्या हुआ, हिंसात्मक गतिविधियों को उसने जन्म ले लिया। जब हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म ले लिया तो क्या हुआ, उससे क्या लोगों को या समाज में क्या होती है, क्षतिपूर्ति होती है, मतलब नुकसान होता है। जब नुकसान होता है तो उसकी जो है भरपाई करना जरूरी है। तो इसके लिए क्षतिपूर्ति द्वारा कंपनसेशन उसको यानी दिया जा सकता है। जिस पक्ष का ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस पक्ष को ज्यादा हानि हुई है, उसको क्या है, हम उसको क्षतिपूर्ति द्वारा उसका समस्या का समाधान भी शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जब हम प्रक्रिया को अपनाएंगे तो वो क्या शांतिपूर्ण हल निकल करके आएगा। अब बात करते हैं विवादों के बाद समझौता। विवाद हो गया, उसके बाद समझौताओं की बात आती है। तो किस प्रकार का समझौता होना चाहिए, समझौते में किस प्रकार का समाज को किस प्रकार की चीजों को करना चाहिए। समझौते की बात कर रहे हैं। समझौता दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूहों के मध्य की जाने वाली आपसी सहमति है। जब दो व्यक्तियों के मध्य या समूह के मध्य कोई सहमति बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जानते हैं सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और दो समूहों में और व्यक्तियों में आपस में जो टकराव देखने को मिलते हैं और विवाद होना स्वाभाविक है। जब विवाद होता है तो अगर उचित समय पर समझौता ना किया जाए तो वो क्या है, हिंसात्मक रूप ले लेता है। तो समझौते की प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी है। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमें जब समझौता करना है तो क्या करना चाहिए, कि वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना चाहिए। समझौता करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, विवाद के समय उपजे भय और सुरक्षा के वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो विवाद के बाद जो भी भय की स्थिति होती है, असुरक्षा की होती है, जब कहीं भी कोई दंगा हो जाता है या हिंसा हो जाती है, सुरक्षा की भावना और डर की भावना पैदा हो जाती है और वो एक दूसरे वहां से पलायन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, जो शत्रुता है, जो कटुता है, उसको क्या है त्याग करके सामान्य व्यवहार के प्रारंभ कराना चाहिए। जब सामान्य व्यवहार होगा तो वो क्या होगा कि आपस में विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब भयमुक्त वातावरण बनेगा उसी के कारण, जब भयमुक्त वातावरण हो जाएगा तो वो किसी विवाद पर तार्किक चिंतन करेंगे और अपने अपने हितों को जानने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए समझौते को अपनाने की कोशिश करेंगे, समझौते को मानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वातावरण को प्रेरक और भयमुक्त बनाना जरूरी है। दूसरा, आत्मविश्वास में भरोसा जागृत करना। समझौते के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में जो मध्यस्थता कर रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति या संस्था, उसको क्या है कि समझौते के लिए दोनों पक्षों को स्वयं का आत्मविश्वास और परस्पर भरोसे को पुनः जागृत करना आवश्यक है। तो एक दूसरे को विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारे भीतर भी मानवता जीवित है और अहिंसा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। क्योंकि अहिंसा ही एक ऐसी चीज है कि उससे कोई विवाद को समाप्त या किसी भी संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। तो समझौते से पूर्व दोनों पक्षों की मनस्थिति सकारात्मक होनी आवश्यक है। जब सकारात्मक स्थिति होगी और नकारात्मक उसके मन में नहीं होगा कुछ भी, तो वो क्या होगा, विवाद जो वहीं पे खत्म हो जाएगा और समझौता आसानी से हो जाएगा। इसलिए नकारात्मक अगर भाव होगा तो वहाँ समझौता कराना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार विवाद के पास समझौते के लिए हमें आत्मविश्वास, परस्पर भरोसा और सकारात्मक मन स्थिति जो है दोनों पक्षों में होना आवश्यक है। परस्पर सहानुभूति, विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को क्या होता है, क्षति होती है या हानि होती है। जब एक दूसरे को हानि होती है तो सहानुभूति प्रकट की, अगर उनमें अंदर का सहानुभूति अगर प्रकट की जाएगी दोनों पक्षों द्वारा तो उसमें क्या है, कटुता में कमी आएगी, शत्रुता में कमी आएगी और वो क्या करेंगे, विवाद को भूलकर एक दूसरे का दर्द महसूस करने की कोशिश करेंगे और उस दर्द को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और ईमानदारी के साथ जब इस प्रकार का काम करेंगे, वो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो क्या है, उससे समझौता आसानी से
हो जाएगा। यथार्थ को स्वीकार करना यानी जो जो सत्य है उसको समझौते के अंदर स्वीकार करना आवश्यक होता है, क्योंकि असत्य के आधार पर कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। जो जो स्थिति है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसी को मानना जरूरी है। तो सत्य को अगर हमें स्वीकृत करने के लिए दोनों पक्षों में क्या है, दोनों पक्षों को अपनी अपनी कमियों को बताना होगा। जब दोनों कम बताएंगे तो क्या होगा, उनको पछतावा होगा और आत्मग्लानि होगी। और आत्मग्लानि का जब भाव जागृत हो जाएगा तो वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इससे उनके अंदर क्या है, आत्म प्रेरणा बढ़ेगी और बड़े बड़े विवादों को क्या है, समझौतों करने में आसानी होगी, समझौता आसानी से हो जाएगा। इसलिए न्याय की स्थापना द्वारा ही एक समझौता संभव है। क्योंकि न्याय की जब हम न्याय करेंगे दोनों पक्षों के बीच में, तो हमें क्या करना है, तो किस प्रकार का न्याय करना है, निष्पक्ष होकर के न्याय करना है। निष्पक्ष, किसी भी एक पक्ष को हमें महत्व नहीं देना है। एक दूसरे के साथ न्याय करते हुए हमें स्वयं से अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाओं का दमन कर लेना चाहिए। उनसे बताना चाहिए दोनों पक्षों को कि भाई जो तुमने अन्यायपूर्ण इच्छाएं पाल रखी है उनको खत्म करना होगा, और विवाद जो न्यायपूर्ण तरीके से जो विवाह होगा, निष्पक्ष रूप से होगा, तो वो क्या है, संतुलित समझौते पर आसानी से पहुंच जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं तो विवादों के बाद जो भी समझौते होते हैं उनके लिए भयमुक्त वातावरण होना, उस पर विश्वास होनी चाहिए, सत्य और न्याय जैसे मानवीय आदर्शों को माध्यम बनाना जरूरी है। और इस प्रकार की जब समझौता करेंगे तो भविष्य में कोई विवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा तो कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। हम बात करते हैं तो समझौते की बात कर रहे हैं, तो समझौता किस प्रकार का होना चाहिए, समझौते की एक अच्छी विशेषता है, समझौता करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि समझौता के आधार पर ही विवाद जो समाप्त किया जा सकता है, तो समझौते के अंदर क्या क्या होना चाहिए उन चीजों को जानना जरूरी है। उसके लिए हमें सबसे पहले विवाद को खत्म करना है तो क्या करना है, निष्पक्षता होना चाहिए। निष्पक्षता किस प्रकार, तो प्रत्येक समझौते में निष्पक्षता नहीं होगी, निष्पक्षता अगर नहीं होगी तो कोई भी पक्ष उसको मानने को राजी नहीं होगा, और किसी एक पक्ष के अधिक महत्व देंगे और उसी के पक्ष में हम समझौते के नियम और शर्तों का निर्धारण करेंगे, तो वह समझौता कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा और वह दीर्घ समय तक नहीं चलेगा। अगर निष्पक्ष समझौता होगा तो दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और इस प्रकार का समझौता दीर्घ समय तक चलेगा। तो इसलिए निष्पक्षता का होना जरूरी है, और निष्पक्षता होगी तो समझौते को दीर्घ रूप में हम अपनाया सकता है और उसका एक तरह से स्थायी होता है। दूसरा है विकासवादी दृष्टिकोण। किसी भी समझौते को हमें करना है तो विकासवादी दृष्टिकोण को अपना करके करना चाहिए। जो समझौता विकासात्मक प्रक्रिया पर होगा वो क्या होगा, वो दीर्घ समय तक चलेगा। उनको कोई भी पक्ष नहीं चाहेगा कि उसका विकास ना हो, और जब हर एक पक्ष चाहता है कि उसका विकास हो, तो कोई पक्ष उसको तोड़ने का प्रयास नहीं का, तोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। विकास से रहित समझौता हम करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। आगे है दोनों पक्षों की संतुष्टि, क्योंकि अच्छे समझौता तभी माना जाएगा जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। इसलिए दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अगर ये समझने लगे इस समझौते से हमारा हित है, और तो वो क्या होगा, वो समझौता दीर्घ समय तक चलेगा। और कोई भी पक्ष अगर असंतुष्ट रहता है तो वह समझौता दीर्घ समय तक नहीं चल सकता है, और असंतुष्ट पक्ष समझौते को क्या करेगा, तोड़ देगा। इसलिए दोनों पक्षों की संतुष्टि आवश्यक है। आगे सार्वजनिक हित। यदि कोई समझौता सार्वजनिक हित पर आधारित होता है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का हित नहीं होता है, तो वो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। इसलिए किसी भी समझौते में मानव मात्र के हितों का समावेश न होकर के सार्वजनिक हित का होना जरूरी है, और समझौता दीर्घ समय तक चलेगा। और अगर ऐसा समझौता नहीं होगा तो समाज उस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति। सामान्य रूप से जब हम कोई समझौता करते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति किसी समझौते द्वारा अगर संभव होती है तो वह समझौता हमें उसी प्रकार का करना चाहिए। इससे समझौता हमारा दीर्घ समय तक चलेगा। अगर किसी पक्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो वह भी जो है समझौता लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए समझौते में आवश्यकताओं का भी ध्यान देना जरूरी है। स्थायी समाधान।
जब हम किसी भी समझौते को निकालते हैं, किसी विवाद को समझौता निकालते हैं या सब विवाद का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस प्रकार का समझौता लाने की कोशिश करते हैं जो कि स्थायी हो। जैसे उदाहरण के बारे में बात करें, अगर दो देशों के मध्य किसी जैसे सीमा को लेकर के विवाद है, अपनी जो सीमा को लेकर के विवाद है, तो दोनों देशों को क्या है, उसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। अगर स्थायी समाधान नहीं निकालेंगे तो आपस में संघर्ष विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए उस जो समस्या है उसका समाधान स्थायी होना जरूरी है। इसीलिए समझौते में स्थायी समाधान को रखा गया है। परिस्थितियों के अनुरूप, क्योंकि हर समाज की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं, व्यक्तियों समूहों की अलग अलग होती हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार ही समझौते को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार समझौते में समाज की भी मांग होती है और सामाजिक आवश्यकताओं की भी वह पूर्ति करती है। इसलिए परिस्थितियां जो है अनुकूल है दोनों पक्षों के लिए, उसी प्रकार का समाधान करना चाहिए। अगर इस प्रकार की परिस्थितियों का हम समाधान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वह समझौता अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। सर्वोत्तम मध्यस्थता सामान्य रूप से अगर कोई हमें स्थायी और अच्छा समझौता करना है तो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, प्रभावशाली और विवेकपूर्ण होना चाहिए। चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, जो मध्यस्थता कर रहा है उसका प्रभावशाली और विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उसमें नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, दोनों पक्षों को आसानी से मना सके उसमें, और दोनों पक्षों को जो समझौता से संबंधी नियम है उनका पालन करा सके। जब इस प्रकार का मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति या संस्था होगी तो वो क्या है, ज्यादा समय तक समझौता चलेगा और व्यक्ति संस्था समझौते की रूपरेखा को हम अच्छी तरह या अच्छा मान सकते हैं। सर्वांगीण विकास के अनुरूप कोई भी अगर समझौता करना है, अगर दीर्घ समय तक चलना है तो उसमें सर्वांगीण विकास की भावना निहित होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास की संभावना उसके अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज के लिए जो उपयोगी होगा वह समझौता अच्छा होगा। और जिस दोनों पक्षों का अगर उससे सर्वांगीण विकास हो रहा है समझौते से, तो वो क्या होगा, उस समझौते को मानेंगे और अच्छा उसको लंबे समय तक वह समझौता चलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे समझौते में इस प्रकार की विशेषताएं होनी जरूरी है जो कि उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता में वृद्धि करें। तो प्रत्येक समझौते द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति और विवादों के समाधान की क्षमता ही उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करती है। और इस प्रकार के जो समझौते किए जाते हैं वह सर्वोत्तम दृष्टि से होते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि विवाद क्या है, विवाद के क्या कारण है, विवादों का किस प्रकार हल किया जा सकता है। धन्यवाद। कोई किसी की कोई क्वेरी?